साल में 1000 में से, एक साल में जो 1000 में से, एक साल में 1000 में से जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक साल से पहले होने से पहले, एक साल होने से पहले क्या कर रहे हैं, वो डेथ कर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। और ये हाई था, मतलब 1000 में से बहुत सारे लोग एक साल होने से पहले ही मर जा रहे थे। क्यों? बीमारी, हेल्थ फैसिलिटी खराब थी। द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वॉज क्वाइट अलार्मिंग, अबाउट 218 per 1000। 218 लोग मर जा रहे हैं। सोचिए 1000 में से 218 मर गए। इन कॉन्ट्रास्ट टू द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ऑफ 33 per 1000 इन 2070। मतलब 2000 पहले जब था तो 218 था, पर अभी 2017 में 33% था, 33% था। और 2018 में 32 per 1000, मतलब 1000 पर 32 लोग थे। समझ आ रहा है? 2017 में क्या निकाला गया कि 33 लोग, 1000 में 33 लोग सिर्फ मर रहे हैं। पर सोचिए पहले 218 लोग मर रहे थे, 1000 में से 218 लोग मर जा रहे थे। कौन? छोटे बच्चे मर जा रहे थे, 1 साल के भी हुए नहीं, उससे पहले मर गए। तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि 1000 पैदा हुए तो 1000 सबको जी जाना चाहिए। बट मर क्यों रहे हैं? 218 लोग पहले क्यों मर जा रहे थे? हेल्थ फैसिलिटी खराब था। फिफ्थ, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफर टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लीव। आप अपने लाइफ से कितना एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो भी क्या था? लो था। लो एक्सपेक्टेशन है कि 80 साल तक जिएंगे, 100 साल तक जिए थे, नहीं जी पाओगे भाई। देखते हैं कितने पे मर जा रहे थे ये लोग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो वेरी लो, 32 ईयर इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रेजेंट 69 ईयर्स। पहले 32 पे लोग मर जा रहे थे, अब प्रेजेंट 69 ईयर्स पे मर रहे हैं। मतलब 69 तक जी जा रहे हैं, 70-72 पे मर जा रहे हैं। इस समय की बात है, पहले 32 ईयर पे खत्म। 6 में क्या लिखा हुआ है? 6 में क्या लिखा हुआ है? वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी बढ़ते जा रही थी। गरीबी क्या हो रही थी? बढ़ते जा रही थी। समझ आया आप सभी को? इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब कर दी, इंडस्ट्री बंद कर दी। टू फोल्ड क्या था? रॉ मटेरियल यहां से ले जाएंगे, ब्रिटेन वो लोग ले जाएंगे, वहां पे बनाएंगे फिनिश्ड गुड्स, लेकर आएंगे, यहां पे बेचेंगे। ये टू फोल्ड है। सस्ते दामों में ले जाएंगे, महंगे, फिर फाइनल गुड्स को लाएंगे, महंगे दामों में बेचेंगे। टू फोल्ड, टू फोल्ड। एक फोल्ड जा रहा है, उधर से आ रहा है दूसरा फोल्ड, टू फोल्ड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल। ठीक है, इसमें क्या लिखा? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब समझिए, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन, जो लोग काम कर रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर में कितने हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने और टर्सरी सेक्टर में कितने हैं। ऑफ द इकोनॉमी, ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी आर ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड सेक्टर। हमारे देश में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये प्रोडक्शन यूनिट किस में है? 3 में है। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? प्रोडक्शन यूनिट जो नेचुरल रिसोर्स है, लैंड, वाटर, सब सॉइल एसेट, सब पे सबसे से जो निकालते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ये किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट विच आर एंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड्स इनटू अनदर गुड्स। जितने भी प्रोडक्शन यूनिट आते हैं, इंडस्ट्री जो आते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्सरी सेक्टर में क्या आते हैं? ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, जो सर्विस देते हैं वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या है? 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है कि जो भी लोग हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसी में वो तीनों, इसी तीनों सेक्टर में सभी लोग काम कर सकते हैं। यही हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बट बात करते हैं हमारा कैसा था। The agriculture sector accounted for the largest share of workforce, 70 to 75%. The manufacturing and service sector accounted for 10 and 15 से 20%. Predominance of primary occupation. देखिए क्या कह रहा है, कॉलोनियल पीरियड में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारे इंडिया का
showed little sign of change, कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ था। The state of occupational structure during the British rule can be summarized as under, देखिए नीचे क्या लिखा है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था पहले 70 से 75 लोग उसमें इन्वॉल्व थे और सर्विस सेक्टर में सिर्फ 10 या 15 से 20 लोग इन्वॉल्व थे। सेकेंड में क्या लिखा है, रीजनल वेरिएशन, रीजनल मतलब क्षेत्र, क्षेत्र में बदलाव, चेंज आया था। Another striking aspect was the growing region variation. The state of Tamil Nadu, जो तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था, केरला था, कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, वेस्ट बंगाल था, ये सब डिक्लाइन हो रहे थे। क्या, डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर विद द कमेंसरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। सोचिए कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सब विटनेस है, विटनेस, ये लोग गवाही दे रहे हैं। क्या, यहाँ पे डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑन वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये जितने जगह का नाम लिए हम आपका, जितने भी ये क्षेत्र का नाम लिए, रीजन का नाम लिए, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, ये हर जगह एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग कम हो रहे थे। वहां पे अब डिपेंडेंस जो था खत्म हो रहा था। अब कहां डिपेंड जा रहे हैं, कहां डिपेंड हो रहे हैं, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मतलब कि एग्रीकल्चर अगर वो कर रहे थे तो प्राइमरी सेक्टर में थे, अब वो इंडस्ट्री में जा रहे हैं और अब कहां जा रहे हैं, टर्सरी सेक्टर में। ड्यूरिंग द सेम टाइम देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर इन स्टेट ऑफ, पर उड़ीसा में, राजस्थान में और पंजाब में पता क्या होता है, एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स बढ़ती है, लोग उसमें ज्यादा, मतलब ये उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में जो एग्रीकल्चर, वहां पे लोग ज्यादा करने लगे, बदलाव आने लगी। कब से बदलाव आने लगी, कब से, वही कॉलोनियल पीरियड में ही। ठीक है, कुछ समय बाद क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव दिखा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको बोले थे ना लास्ट में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि थोड़ा सा फायदा क्या हुआ। आपको हम बोले थे कि लास्ट में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट लास्ट में क्या देकर गई, क्या एक फायदा करा कर गई। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझिए, ऑल सच एक्टिविटीज, सर्विसेज, फैसिलिटीज विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विस इन एन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में जिस भी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, वो जो सारे सर्विसेज जो मिलते हैं हमको, वो सारे सर्विसेज को क्या बोलते हैं, वो सारे सर्विस के फैसिलिटीज को, सर्विसेज को, सारे एक्टिविटीज को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे ट्रांसपोर्ट कैसा है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसा है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसी है, जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी है मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज कैसी है, एनर्जी की फैसिलिटीज कैसी है, बैंकिंग का सीन क्या है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग सब कुछ आता है। मतलब कि हमारे पास स्कूल है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट की सर्विस कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इसको क्या बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, रोड कैसा है, रोड, ये सब कुछ किसमें आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्यों, क्योंकि ये सभी कुछ हम लोग को सर्विस देती है, फैसिलिटीज देती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए रोड के बारे में पढ़ते हैं। रोड, द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट अकम्प्लिश मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑन रोड। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उनके पास पैसा ही नहीं था कि रोड अच्छा सा बनाए, नहीं बनाई रोड। दी रोड दैट वर बिल्ट प्राइमरली सर्व एज इंटरेस्ट ऑफ, अगर कहीं बना भी देती थी तो आर्मी को इधर से उधर भेजने के लिए और रॉ मटेरियल को इधर से उधर भेजने के लिए, मतलब उनका जब काम पड़ता था तो थोड़ा मोड़ा रोड बना देती थी। ठीक है, दूसरे में क्या लिखा है, रेलवे। यस, रेलवे, एक रेलवे ही था जो ये हम लोगों के लिए छोड़कर चली गई, एक रेलवे ही था। The most important contribution of British rule was to introduce railway in India at 1850 में ये क्या लाती है, रेलवे लाती है। The railway affected the structure of Indian economy in two important ways। जब रेलवे आया तो दो तरीके से हमारा इंडिया में इफेक्ट पड़ा। पहला, रेलवे इनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस। रेलवे के आने से जो लोग हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने लगे। इट ब्रोक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड प्रोमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन। दो नेशन मिल गए। और दूसरा क्या, इट इनहेंस कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर था
उस एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, मतलब प्रोडक्शन होता था तो ट्रेन में भर कर भेज दिया जाता था, विच एडवर्सली अफेक्टेड द कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी इन इंडिया। हमारे देश में जो गांव के लोग थे, जो भी वो प्रोडक्शन करते थे, फार्मिंग करते थे, ठीक है, तो सारे एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्शन हुआ वो सब कुछ उठाकर भेज दिया जाता था। तो ये क्या थे, सेल्फ सफिशिएंसी ही नहीं थी, इफेक्ट कर गया उनको, खुद के लिए बचा और खा नहीं पाते थे। तीसरा क्या है, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। रेलवे था जो हम लोग के लिए वो लास्ट में छोड़कर चले गए, कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब वो लोग चले गए तो हम लोग देखे, अरे रेलवे, अच्छा तुम इससे सामान भेजते थे, हम इंसान को भेजेंगे। हम लोग सब बना लिए, मालगाड़ी हो जाए या इंसान को भेजने वाली रेलवे हो जाए, सब कुछ हम लोग रेलवे से बना लिए। यही रेलवे जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक दिया गया था उनके साइड से। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर फॉर डेवलपिंग द वाटर एंड ट्रांसपोर्ट, देयर डेवलपमेंट वाज फॉर फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। डेवलपमेंट की थी किसमें, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में, बट सेटिस्फैक्टरी नहीं था। कम्युनिकेशन में क्या था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ फॉर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उस समय पोस्ट और टेलीग्राफ बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंडिया सर्व पर्पस मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। वो एक्सपेंसिव सिस्टम जो बैठाए थे टेलीग्राफ का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बस। द पोस्टल सर्विस डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। क्या था ये, जो पोस्टल सर्विस था इनएडुकेट, काफी नहीं था, काफी नहीं था। आगे, रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ये लोग डेवलपमेंट किए थे, क्यों किए थे, क्यों, थोड़ा मोड़ा अगर रोड बनाए हैं तो क्यों, मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी, आर्मी को इधर से उधर भेजने के लिए और रॉ मटेरियल को इधर से उधर भेजने के लिए बस। दूसरा, रेलवे क्यों बनाए थे, रेलवे इसलिए बनाए थे कि हमारे इंडियन टेरिटरी पे कंट्रोल कर सकें, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमा सके, फॉरेन ट्रेड कर सके। रेलवे से क्या करते थे, रेलवे से ये लोग पोर्ट जोड़ दिए थे, पोर्ट मतलब ये लोग अपने प्रॉफिट के लिए रेलवे बनाए थे। टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। ब्रिटिश का फंड है जो उसको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर सके, इसलिए वो लोग रेलवे बनाए थे। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्यों बनाए थे, वॉज इंट्रोड्यूस, को इंट्रोड्यूस किए थे एट हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। हमारे इंडिया में लॉ ऑर्डर को अच्छे से बनाए रखने के लिए वो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन किए थे। ठीक है, हाई कॉस्ट लगा था भाई, उनको लॉ एंड ऑर्डर बनाना है तो जितना पैसा लगा था लगाए थे, पर वो अपने फायदे के लिए कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाए थे। और आज हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे क्या, कंक्लूजन। बाय द टाइम इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, 1947 आ गया, 1947 आ गया, 1947। 1947 में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, जीत जाते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ 200 years ऑफ ब्रिटिश कोलोनियल वॉज ऑलरेडी शोइंग ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आप ऊपर देख चुके हैं कि 200 साल में कोलोनियल जो रूल था वो हम लोगों के साथ क्या किया। फॉलोइंग पॉइंट आर द क्लियर प्रूफ, नीचे जो दिया गया वो प्रूफ है, पढ़ लीजिए जो नीचे दिया है। कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, जमींदारी सिस्टम, ये मेथड वो मेथड, दुनिया भर का सब खत्म। इंडिया इकोनॉमी को ही पूरा खराब कर दी थी। आपको हम बोले थे ना, बार बार कह रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों को क्या देखे, बस रेलवे, हमें लग रहा है रेलवे। आगे देखते हैं क्या दिया था। ब्रिटिश रूल का पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या था, पहला सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या सिखाई कि कॉमर्शियलाइजेशन करो, रिजल्टेड इन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। अब हम लोग जब कॉमर्शियलाइजेशन करने लगे तो फिर भाई एक चीज सीख गए कि जितना जरूरत है रख लो, फिर उसको बेच दो बाकी। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ रोड रेलवे, भाई जितना भी रोड बनाती थी अपने फायदे के लिए, रोड बनाई तो रेलवे बनाई तो इससे रोड और रेलवे से हम लोग समझ गए क्या कि चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है। ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ के लिए और इकोनॉमिक के लिए एक नया मौका देकर गई। तीसरा,
check on famines. Road and railway worked as a great check on the occurrence and impact of famines as food supplies could be transported to the affected area in case of, मान लीजिए कहीं सूखा पड़ गया, कहीं सूखा पड़ गया, भूखमरी स्टार्ट हो गई, तो जो रोड अगर अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट की सिस्टम अगर अच्छी होगी, तो जल्दी से तुरंत से वहां पे क्या फूड सप्लाई किया जाएगा। तो ये था, ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की थी ब्रिटिश। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, हम लोग कहां पे शिफ्ट हो गए थे, मॉनेटरी इकोनॉमी में। पहले क्या होता था, पहले होता था बार्टर सिस्टम, पर जब से ये आई पैसा बात होता था, पैसा आ गया। ब्रिटिश रूल हेल्प इंडिया इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम से कहां शिफ्ट कर दिया हम लोग को, मॉनेटरी सिस्टम में हम लोग कर दी, मतलब पैसे से एक्सचेंज करने लगे हम लोग, पैसा यूज करने लगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो सिखा के गई कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ठीक है। विच सब एज अ रेडी रेकॉर्नर फॉर इंडिया पॉलिटिशियंस, इंडियन पॉलिटिशियंस भी समझ गए कि हाँ कैसे कंट्रोल किया जाता है। बताइए 200 साल कुछ होता है, 200 साल, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि 200 साल, सोचिए 200 साल। चलिए, हमें लग रहा है कि यहां तक काफी है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, अपने से सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, या अगर आप इसको छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। वैसे ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा, वही जो ऊपर हम लोग पढ़े हुए हैं बस वही चीज लिखा हुआ है, और ये रिवीजन में आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।